उसके बाद हमने प्लेन का भी बात किया, इनफाइनाइट प्लेन की बात करी। फिर हमने सोलेनोइड के लिए भी बात किया, फाइनाइट सोलेनोइड, इनफाइनाइट सोलेनोइड, इन सब के बारे में बात किया। अभी और भी केसेस है ना। जैसे इनफाइनाइट सिलेंडर है तो क्या होगा, फिर है ना इनफाइनाइट प्लेन का तो मैंने बता दिया। फिर टॉरॉइड है तो उसका क्या, उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सब हम लोग करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद। लेकिन उसके पहले मैं आपको इस बारे में बात करेंगे हम लोग कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग ये तो बात कर ही चुके हैं कि किसी मूविंग चार्ज की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन में हमने फाइंड किया था, उतना पार्ट हमारा हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास में फोर्स फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल when it is moving in external magnetic field, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ वो कहीं से डेराइव नहीं हुआ है, वही फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। ये एक तरह से ये इम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर इस फॉर्मूला को इन्होंने डिजाइन किया है। तो फॉर्मूला ये है, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फॉर्मूला होगा। एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहाँ क्यू क्या है, चार्ज है, और इट विल बी पुट अप विथ साइन। इसको साइन के साथ रखेंगे हम लोग, जब भी रखेंगे इट विल बी पुट अप विथ साइन। और वी क्या है, वेलोसिटी, यानी ये दरअसल पॉइंट चार्ज है। क्या है, ये पॉइंट चार्ज है। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इससे क्लियर हो गया कि वेलोसिटी होना चाहिए तभी मैग्नेटिक फोर्स आएगा। और कोई भी ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन भी मूव कर रहा तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स आएगा, ऐसा भी नहीं। उस पर चार्ज होना चाहिए पार्टिकल के ऊपर, यानी न्यूट्रॉन पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब यहाँ क्या है, देखो फोर्स किधर लग रहा है ये भी समझ लेते हैं। कि मान लो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूँ कि जैसे क्रॉस का मतलब मैंने आपको समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐसा है, क्रॉस मतलब अंदर की साइड है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर फोर्स है और कोई चार्ज पार्टिकल मान लो आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया है और ये बी वेक्टर अंदर की तरफ है, नीचे की साइड, ये मेरा जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पेन का पॉइंट देखो, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और वी इधर है। तो आप देख रहे हो कि बी क्रॉस बी, यानी इसका मतलब बी, बी मतलब क्या है, ये बी इधर है, बी नीचे है, तो क्या हो गया, बी क्रॉस बी,
यानी मैग्नेटिक फोर्स किधर है, इसको इधर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा बी और बी के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? क्या होगा, हमेशा बी और बी, यानी बी और बी से जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि मान लो चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर हो, तो आप देख रहे हो कि v इधर है बी इधर है, तो स्मॉलर एंगल मान लो ये एंगल थीटा है, तो हमेशा स्मॉलर एंगल लेते हुए चलना है। यहाँ भी स्मॉलर एंगल क्या था, 90 डिग्री था, क्योंकि v इधर है बी नीचे की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। हमारी बात सुन में, क्योंकि v इधर है बी इधर है, तो यहाँ भी यहाँ देखो एंगल थीटा है, तो दो एंगल वैसे तो एक 360 माइनस थीटा है या 2 पाई माइनस थीटा है, लेकिन आप स्मॉलर एंगल तो v क्रॉस बी, तो v इधर है और बी, तो v क्रॉस बी किधर हुआ, यानी फोर्स ऊपर की तरफ हुआ, v क्रॉस बी। आगे बात समझ में, इस केस में फोर्स किधर है, इसका ऊपर की तरफ है। अगर एक चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, तो बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, है ना? तो ऐसे राइट हैंड थंब रूल से देख लेंगे हम लोग कि डायरेक्शन क्या है इसकी। अब यहाँ जो मैंने कहा एक्सटर्नल, मैंने सिर्फ ये कहा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, अब कुछ भी हो सकता है, यानी यूनिफॉर्म भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो सब बात करेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, है ना, फिर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करेंगे। वो तो एग्जाम्पल शीट में दे ही रखे हैं। तो पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो किस किस तरह से फोर्स आएगा, क्लियर। लेकिन उसके पहले आप यहाँ देखो कि जो एफ है वो वी के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, इससे देख लो, क्योंकि वी और बी का एक प्लेन बनेगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, देखो वी और बी का एक प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर एफ है, इसका मतलब बी और एफ के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर बी और एफ के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो इसका वर्क तो हमेशा जीरो है, तो एक नोट और लिख लेंगे। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क हमेशा क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पे जीरो होगा। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल is always जीरो। ठीक है, तो क्लियर नहीं दिख रहा ना स्क्रीन। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो, तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है, यानी मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि हमने ये भी देखा P इक्वल टू वर्क पावर एनर्जी में, हमने देखा पावर इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और एफ और वी के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो एफ पी कॉस थीटा होता है वो, क्योंकि एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर वो तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब वर्क हमेशा जीरो होना ही। वैसे भी वेलोसिटी और एफ के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और एफ के बीच में एंगल क्या होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा, तो वर्क क्या होगा, जीरो ही होगा। पॉइंट समझ में आ गया? इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, a charged particle is moving in a uniform external magnetic field. A charged particle is moving in external uniform external uniform magnetic field. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन यूनिफॉर्म है,
हम उसके लिए मैं 3 केस यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक चार्ज पार्टिकल है जो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो पहला केस है, क्योंकि हमें ये तो मालूम है कि अगर ऐसा लिखा हमने, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ थीटा क्या है, वी और बी के बीच का एंगल, जैसे यहाँ लिया हमने, है ना, और एन कैप एफ की डायरेक्शन में, जो कि वी क्रॉस बी के अलोंग है एन कैप। ओके, तो यहाँ थीटा, थीटा भी लिख लेते हैं। थीटा क्या है यहाँ, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है यहाँ, थीटा है, जो कि कुछ भी हो सकता है, 0 और 180 के बीच में, 0 और 180, है ना, इंक्लूडिंग 0 180, और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है ना। तो पहला केस है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल will be moving in straight line, यानी रेक्टिलिनियर मोशन करेगा इन स्ट्रेट लाइन। देखो कैसे, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो वो इधर जा रहा है, तो इस केस में थीटा 0 है। अगर वो इधर जा रहा है, तो इस केस में 180 है। तो आप देखोगे कि इस पर फोर्स क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। जब फोर्स ही 0 है तो पार्टिकल तो क्या होगा, अनडिविएटेड ही तो मूव करेगा। जब फोर्स ही 0 है तो जो भी वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटीज क्या करेगा, मूव करता जाएगा, वेलोसिटीज का चेंज ही नहीं करेगा। तो इसमें मेरी ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर एक बार ये क्या बताया सर आपने यहाँ पे? क्या करना गया था ये, क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं सर, अभी लास्ट पॉइंट आपने कुछ तो बताया था सर। बताया तो बहुत कुछ था बेटा मैंने। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखो कि बी और बी के बीच में एंगल क्या है, इस केस में 0 है, और इस केस में क्या है 180 पर। आप देख रहे हो कि फोर्स 0 आ रहा है, फोर्स जब 0 आ रहा है यानी एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया तो पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड नहीं कहा मैंने, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब वो अनडिविएटेड जाएगा, पार्टिकल ओके सर। अनडिविएटेड करेगा, मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। क्लियर है? ओके सर, हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू। ये कहने का मतलब है। लिखते जा रहे हो ना आप लोग, कि लिखना है बोलो। लिख दिया सर। लिखना सर है सर। लिख। वैसे तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो लिख लिया करो उसमें यार, थोड़ा थोड़ा करके। लिख लिया, आगे चले। हाँ सर। तो ये पहला केस हो गया हमारा। दूसरा केस है, मान लो थीटा 90 डिग्री हुआ। दूसरा केस है कि थीटा 90 डिग्री हुआ, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो चार्ज पार्टिकल विल बी
डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं भाई एक बार वो क्लियर कर देता हूँ। ये जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ, पहला क्या दूसरा क्या है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर रहा हूँ। वो जो फोर्स लिखा मैंने क्यू वी क्रॉस बी, वो यूनिफॉर्म के लिए भी वैलिड है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी वैलिड है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप हर समय वाला दिमाग लगाना शुरू कर देंगे उधर का, वो ऐसा नहीं है। तो जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और थीटा, थीटा क्या है यहाँ, किसके बीच का एंगल है, बी और बी के बीच का एंगल है, तो वो पार्टिकल हमेशा क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर यूसीएम क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा जब भी एंगल यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, है ना। तो मतलब क्या, देखो समझ लेते हैं कैसे हुआ ऐसा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वो। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म में इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। मान लो मैंने यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, ये क्यों चार्ज पार्टिकल है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। बी अंदर की तरफ है, बी इधर है, इतना तो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग चलो आप, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो बी की डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है और बी की डायरेक्शन अलोंग द माइनस जेड एक्सिस है। इसका मतलब इसको फोर्स किधर लगेगा, बी क्रॉस बी, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहाँ इसको फोर्स इधर लग रहा है। अब आप देखिए ये जो फोर्स है ये बी के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगा, इसको मतलब बी के परपेंडिकुलर तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है ना। तो जैसे आगे जाना चाहेगा, ये आगे इधर जाना चाहेगा, ये तो उधर खींचेगा ना, एक तरह से उधर फोर्स प्रोवाइड करेगा ना, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स उधर प्रोवाइड करेगा। तो ये पार्टिकल आप देखोगे ऐसे सर्कल में घूम जाएगा, क्योंकि जब ये मान लो सेंटर हो गया इसका, और जब ये इधर जाना चाहेगा तो फोर्स इधर लग रहा है और ये इधर लगेगा। इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो रही है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तभी तो एक्सेलरेशन आ रहा है। तो वो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये फोर्स। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है फिर यहाँ, तो क्यू बी बी साइन 90 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एम वी स्क्वायर बाई आर। यानी जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस क्या है, ये हो गई आर इक्वल टू एम बी, क्योंकि बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो एम बी बाई क्यू बी, ये इसकी रेडियस होगी। ये तभी होगा जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन यू हाँ मतलब वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो वो हमेशा क्या करेगा, ऑलवेज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। उसकी रेडियस ही आ गई। अब आप देखो इसी को आप क्या लिख सकते हो, v बाई आर, ये ओमेगा हो गया, यानी क्यू बी बाई एम, ये क्या होगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी। इसका टाइम पीरियड यहाँ से बता सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो टाइम पीरियड क्या आ गया इसका, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। एक बात और सामने मिली, ये जो टी इक्वल टू है ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने कितनी वेलोसिटी दिया, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे सर्कल की रेडियस क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है साइक्लोट्रॉन में, बताएंगे कैसे, उसके वर्किंग के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आप देखोगे वहां टाइम पीरियड फिक्स होगा, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ाओगे उसकी रेडियस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो स्पीड बढ़ाओगे रेडियस बढ़ेगी, लेकिन आप स्पीड कितना भी बढ़ाओ उसकी रेडियस कितनी भी बड़ी हो, उसका टाइम पीरियड सिर्फ एम क्यू बी पर डिपेंड कर रहा है। अगर जब तक आप क्यू चेंज नहीं करोगे टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, जब तक उसका मास चेंज नहीं करोगे टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। यानी उसका मतलब 2 पाई एम बाई क्यू बी, है ना। पर ये क्या करेगा, डिपेंड करता है। अच्छा, क्यू बाई एम को स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यू बाई एम
यानी इसको अल्फा भी ले लेते हैं, हटा दो अल्फा अल्फा नहीं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, है ना। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे मिलेगा तो फिर कहोगे कि क्या आ गया है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। और टाइम पीरियड ये होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने स्पीड बढ़ाई, मान लो पहले ये इस सर्कल में था और इसी पॉइंट पर आपने स्पीड बढ़ाई, क्या करेगा, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। फिर से स्पीड बढ़ाई, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, ऐसे। तो पहले इसकी रेडियस यहाँ थी, फिर इसका सेंटर यहाँ चला जाएगा, फिर इसका नेक्स्ट वाले का सेंटर यहाँ चला जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब है कि इसकी जो रेडियस है ये R1 है, ये V1 के करस्पॉन्डिंग है ना। इसकी जो रेडियस है ये R2 है, ये V2 के करस्पॉन्डिंग है। इसकी जो रेडियस है वो R3 है, ये V3 के करस्पॉन्डिंग है। तो आप देखोगे यहाँ R1, फिर R2, फिर R3, तो V1, V2, V3, ऐसे स्पीड बढ़ेगी तो रेस भी बढ़ेगी, लेकिन सबका टाइम पीरियड सेम है, वो यही रहेगा, टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा। आगे बात सुनो, क्योंकि वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और एक बात और याद रखना है, इसी पॉइंट से सारे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो सारे पार्टिकल वापस इसी पर आएंगे, क्योंकि ये फेरी फेरी का पॉइंट है ना। तो सारी बात सुनना है, तो सारे जितने पार्टिकल अगर आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किए, सबके सब इसी पॉइंट को वापस से लौट के आएंगे, है ना। तो ये केस हो गया हमारे पास में, इसका ध्यान रखना है। साइक्लोट्रॉन में इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा मैं वहाँ, तो बताएंगे, क्योंकि वो आपके बोर्ड में है, बोर्ड का भी पढ़ना तो है। नेक्स्ट है, सर एक अगर मान लो, हाँ दिखाइए बोलो। ना, सर इसका हाँ ऊपर का देखो, पार्ट दिखाइए। हाँ सर, हो गया। लिख लिया सारा, सारा लिख लिया। हाँ सर सर, बस वो ऊपर का लाइन क्या था वो देखना था। हाँ बोलिए, किसी को डाउट है, पूछिए पूछिए। नहीं नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर थीटा ना तो 0 है, ना 180 है, ना 90 है ना, लेकिन थीटा क्या है, अदर देन 0, 180 और 90 डिग्री है, तो क्या होगा, वही बात कर लेते हैं। थर्ड केस, व्हेन थीटा इज अदर देन 0, 90, 180 डिग्री, then path will be helical with uniform pitch. When theta is other than 0, 90 degree, 180 degree, then path will be helical with uniform pitch. मतलब क्या हुआ, मैं इसको दूसरे पेज पे लेता हूँ। मान लो ये हमारे पास में एक प्लेन है, और एक प्लेन ये है, ये दोनों प्लेन
परपेंडिकुलर है। कैसे? इसको मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस है, इसको मैंने मान लिया कि ये वाई एक्सिस है, और इसको मैंने मान लिया कि ये जेड एक्सिस है। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, ये ओरिजिन है। और मैग्नेटिक फील्ड मैं इधर लगा रहा हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करी नहीं, उसके ये थर्ड केस है उसका। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना। ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, अलोंग द एक्स एक्सिस हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया। चार्ज पार्टिकल को मैं एक्स जेड प्लेन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। एक चार्ज पार्टिकल है, उसको मैं एक्स जेड प्लेन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ किसी v नॉट वेलोसिटी से, और ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में वो थीटा है। पार्टिकल किस में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ? एक्स जेड प्लेन में, है ना। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम origin इन एक्स जेड प्लेन। ये विजुलाइज हो रहा है, क्योंकि इसमें यही है, अगर आपको ये सब चीजें विजुलाइज नहीं हो रही तो बेटा फिर तो कुछ प्रॉब्लम है दिमाग में, है ना। तो मैं एग्जैक्ट प्लेन में इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट होगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ भी कोई अभी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो क्या होंगे इसके बारे में बात करेंगे, अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। क्योंकि दिमाग में तुरंत आता सर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड होता तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, क्या होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा, और इसके अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा। आप यहाँ देखो, वी नॉट कॉस थीटा तो अलोंग द बी है, और ये वी नॉट साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर है। इसको फोर्स किधर लग रहा है, इसको फोर्स लगेगा इस केस में, कैसे लग रहा होगा, क्योंकि इधर की तरफ बी है ना, इधर बी है, तो इधर इधर हमारे पास में बी है, इधर बी है, इसको फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लगेगा, अलोंग द वाई एक्सिस लग रहा है ना। हाँ सर। समझ में आया ना, क्योंकि वी नॉट साइन थीटा इधर है ना, देखो अलोंग द जेड एक्सिस है, क्लियर है। और ये वी है ना, वी नॉट कॉस थीटा पे तो कोई फोर्स होगा ही नहीं, उसकी वजह से कोई फोर्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बी के अलोंग है, यानी वी नॉट साइन थीटा की वजह से। तो ये वी नॉट साइन थीटा इधर है और बी इधर है ना। तो इसको ये हरी बात सुन में, यानी कैसे लगेगा, ऐसे, ये इधर है ना, घुमाना पड़ेगा मुझे। ये देखो मेरा हाथ इधर जाना पड़ेगा, अलोंग द एक्स एक्सिस मैंने फिंगर्स रखूंगा मैं, तो ये ऐसे करूंगा ना ऊपर की तरफ, यानी अलोंग दी वाई एक्सिस फोर्स लग रहा होगा। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि ये इधर है और ये इधर है, लेकिन 90 डिग्री है दोनों, ये भी बताया था 90 डिग्री है ना। तो इसको फोर्स किधर लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, इसको फोर्स ऊपर की तरफ लगे ना, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। ये कैसे हो, क्लियर। तो अभी उस बारे में बात करेंगे। तो क्या होगा ये एक्चुअल में इस केस में, बी नॉट साइन थीटा इसको गोल घुमाएगा, लेकिन बी नॉट कॉस थीटा क्या करेगा कि घसीट के लेके जाएगा। तो एक्चुअल में इसका हेलिकल पाथ क्यों बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा, और ये आगे चलता जाएगा। इसकी जो पिच की जो मैं बात कर रहा हूँ, यानी ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं पिच। एक मतलब एक राउंड के बाद हॉरिजॉन्टली कितना आगे चला, अलोंग द एक्स एक्सिस कितना आगे चलेगा, उसको बोलते हैं पिच। ओके। तो अगर मैं इसी को अगर इधर से देखूं, तो आप देखो कि अगर इधर से देखूंगा तो मुझे कैसा नजर आएगा, ये जेड एक्सिस नजर आएगा ऐसे, और ये वाई एक्सिस नजर आएगा, और ये कंपोनेंट किधर है इसका, ये कंपोनेंट इधर है, वी नॉट साइन थीटा, और वी नॉट कॉस थीटा
अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ इसके, है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस तो उधर है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगा हुआ है। पूरे स्पेस में मैं इतने पार्ट में बता रहा हूँ, तो क्या होगा, बी उधर है तो ये क्या करेगा, ऐसे गोल 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 घूम जाएगा ना, ये इसका सेंटर होगा तो ये ऐसे घूम जाएगा। ऐसे घूमेगा तो ये क्या करेगा, घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, है ना, जब घूमेगा तो ऐसे नीचे आगे जाता जा रहा है, यानी इधर की तरफ आगे जाता जाएगा ये। तो एक तो अपने को इसकी रेडियस क्या मिलेगी ये बता सकते हैं हम लोग। अल्टीमेटली इस कंपोनेंट की वजह से तो क्या करेगा, ये कंपोनेंट घुमा रहा है इसको, क्या लिखोगे आप, क्यू वी नॉट सर घूमते साइन थीटा घूमते नीचे इंटू, जाएगा ना? कौन नीचे जाएगा, नीचे क्यों जाएगा, फोर्स ऊपर सर लग रहा है देखो बेटा, राइट हैंड को सही हाँ से तो हाँ देखो, भाई इसका वी इधर है ना, तो वी इधर है, बी अंदर है ना, तो वी क्रॉस बी फोर्स इधर तो लग रहा है। जैसे यहाँ देखो वी नॉट साइन ओके थीटा इधर है, बी इधर है ना, इसको ऊपर लगाना, देखो ना ऐसे लगेगा ना। ओके थैंक यू। ये समझे? ये देखो इधर लिया मैंने, ये इधर मैं घुमा नहीं पा रहा हूँ अपने हैंड को, इधर ले लेता हूँ, चलो अब तो आ रहा होगा समझिए, ऐसे गया ना, मतलब ऐसे जाने का मतलब हाँ सर हाँ। इसके अलग की बात कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ जैसे देखो अब बी नॉट इधर है, बी अंदर है, तो इसको फोर्स किधर लग रहा है, बी नॉट इधर लग रहा है ना, अलोंग दी वाई एक्सिस लग रहा है, देखो मैं- क्लियर है, तो इसको फोर्स इधर हाँ सर। लगेगा, तो ये आ जाएगा क्यू बी नॉट साइन थीटा बी, और ये इक्वल टू क्या लिखोगे, एम बी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई आर ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में आर इक्वल टू एम बी नॉट साइन थीटा बाई क्यू बी, ये हमारे पास रेडियस मिल जाएगी इसकी, और वी नॉट साइन थीटा बाई आर, ये क्या होगा ओमेगा, और ये इक्वल टू क्या होगा क्यू बी बाई एम, और ओमेगा मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू क्यू बी बाई एम। तो इसका टाइम पीरियड भी मिल जाएगा अपने को, यानी इतने टाइम में वो क्या करेगा, एक एक सर्कल घूमेगा, यानी एक सर्कल में घूमने के लिए इतना टाइम लगेगा उसको, उतने टाइम में वो आगे की तरफ कौन लेके जा रहा है उसको, वी नॉट कॉस थीटा, इसका एक पिच भी आ गया, इसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, एक टाइम पीरियड में कितना चला, तो ये आ गया, यानी पी इक्वल टू आ गया 2 पाई एम वी नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो ये इसका पिच भी मिल गया, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस चला एक साथ, है ना, एक घूम के ऐसे जाएगा नहीं, आगे जाता जाएगा, इससे आगे जाते जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। हाँ सर। अब इसमें ये भी देखेंगे कि किसी जनरल टाइम टी पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड तो चेंज नहीं करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क करता ही नहीं है, स्पीड चेंज नहीं करेगी, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज करेगी, क्योंकि फोर्स तो उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके बारे में बात करना है, तो क्या करेंगे, देखो कैसे करना है, यहाँ से समझेंगे हम लोग। यहाँ फिर से बना लेता हूँ इसको, तो ये ओरिजिन यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था, और ये जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पाई/2 के अंदर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्ट किया ना, मैं नहीं कह रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ 90 डिग्री, क्योंकि उस केस में सब सब कुछ क्या होता है, साइन भी कॉस भी सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मान लो टी इक्वल टू 0 पर यहाँ था, किसी टाइम टी बाद क्या हो गया, यहाँ चला गया नहीं, तो ये कितना घूम के गया है यहाँ? यानी ओमेगा इंटू टी घूम जाएगा ना, क्योंकि एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू टी घूम जाएगा। इसका ये जो कंपोनेंट है, ये तो वी नॉट साइन थीटा बना रहेगा, लेकिन
और वी नॉट cos थीटा अंदर की तरफ है, इसकी वेलोसिटी मैं बता सकता हूँ यहाँ कैसे, क्योंकि एक कंपोनेंट इसका वी नॉट साइन थीटा का इधर होगा ना, और एक कंपोनेंट इधर होगा, और एक वी नॉट cos थीटा अंदर है ही। तो अगर ये ओमेगा टी है तो आपको ये मालूम है कि ये एंगल कितना मिलेगा, ओमेगा टी या 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये एंगल कितना मिलेगा यहाँ? तो ये एंगल आ गया हमारे पास में ओमेगा इंटू टी। तो हमारे पास दरअसल वी एक्स तो वी नॉट cos थीटा ही है, वो तो चेंज कर नहीं रहा है, लेकिन वी वाई क्या हो गया यहाँ, वी नॉट साइन थीटा साइन ओमेगा टी, और वी वाई क्या हो गया, वी नॉट साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, सॉरी वी जेड। ये क्या हो गया, वी जेड की बात कर रहा हूँ। तो वी जेड क्या हो गया, वी नॉट साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं हम लोग, वी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, आप देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा वी नॉट ही मिल जाएगा वापस से। तो वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, एंड वी जेड के कैप। तो ये तो वेलोसिटी आ गई, इसकी पोजीशन भी निकाल लेते हैं। पोजीशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप देखो ये यहाँ चला गया, मान लो ये ओरिजिन है, तो ये कितना होगा यहाँ, ये आर कॉस ओमेगा टी ना, हमें तो ये चाहिए ना, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो वाई होगा ना, तो वाई को क्या लिखोगे आप, आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी तो लिखोगे, और जेड, जेड क्या लिखोगे, आर साइन ओमेगा टी, क्योंकि इधर है ना, और एक्स क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी ना। यहाँ से आपको आर वेक्टर मिल जाएगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, पोजीशन भी मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल गया। तो इस तरह से हम लोग इसकी पोजीशन, इसकी वेलोसिटी ये सब निकाल सकते हैं। ये मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाँ, हाँ सर। तो लिख लो इसको। सर नीचे का पार्ट दिखा सकते हैं क्या थोड़ा? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर।
तो ये हमारे पास में हो गया इसको लेकर बात। अब और भी केसेस है जो डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो ये तो था कि मैग्नेटिक फील्ड में पूरी तरह से पार्टिकल क्या था, अंदर ही था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टिकल मान लो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा हो, है ना, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ विड्थ में लगा रखा हो, तो क्या होगा, यानी कैसे मतलब। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मान लो कुछ पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा हमने, है ना, तो उसमें हम लोग डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, कितना डिफ्लेक्ट चार्ज पार्टिकल हुआ है। तो when external uniform magnetic field when external uniform magnetic field is confined in width d, तब क्या होगा, है ना। तो इसमें मैं दो केस ले रहा हूं। पहला केस है कि d जो है वो लेस देन r है। लेस देन r मतलब एम वी बाई क्यू बी है, ठीक है। एम वी बाई क्यू बी जो कि सर्कल में पार्टिकल जब घूमेगा तब उसकी रेडियस होगी। तो अगर r से छोटा है तो यानी ऐसा है, मान लो कि, हाँ बोलो, बोलिए, डाउट है, नहीं है ना। तो मान लो केवल इतनी विड्थ में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, लेकिन ये पूरा इन्फिनिटी तक है इधर। यहाँ एक तरह से तीन रीजन बना दिए मैंने। ये पहला रीजन है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। और इसकी जो विड्थ है वो डी है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और एक चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ से एंटर कर रहा है इस डायरेक्शन में, v स्पीड से। ये q है, इसका मास m है, और v यूनिफॉर्म है जो कि अंदर की तरफ है यहाँ। तो आप देख रहे हो कि r ज्यादा है, तो पार्टिकल जैसे इसमें एंटर करेगा तो परपेंडिकुलर एंट्री बी और एम, बी और बी के बीच में तो एंगल 90 डिग्री है यहाँ। क्या करेगा, सर्कल में तो घूमना चाहेगा है। इसमें एक तो हम लोग ये भी चाहेंगे डिविएशन क्या होगा, क्या क्या चाहिए इसमें अपने को, कितना डिविएट होगा, कितना टाइम स्पेंड करेगा, है ना। इसमें क्या क्या फाइंड करेंगे हम लोग। तो पहला पार्ट इसमें जो फाइंड करेंगे वो होगा डिविएशन एंगल, दूसरा टाइम स्पेंड, है ना। तो क्या होगा, जैसे एंटर करेगा तो सर्कल में घूमना तो चाहेगा है, लेकिन तब तक तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि रेडियस तो इसकी कम है, फिर रेडियस ज्यादा है इसकी विड्थ से। तो क्या करेगा, यहाँ जैसे एंटर करेगा है इधर जाना चाहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसको फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ना, यहाँ जैसे एंटर करेगा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि बी इधर है और बी नीचे की तरफ है, तो वी क्रॉस भी ऐसे लगेगा, उसके बाद ये ऐसे घूम जाएगा ना। इसको फोर्स कैसे लग रहा होगा, ऐसे थंब की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो ये ऐसे रोटेट, ऐसे टर्न कर जाएगा है। और उसके बाद ये यहाँ जैसे बाहर निकलेगा तो बाहर निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा बी स्पीड से, क्योंकि तो वर्क करता नहीं तो स्पीड तो चेंज होगी नहीं। तो आप देख रहे हो जाना ही इसको इधर था, लेकिन चला उधर गया, कितना डिवेट हो गया है। ये एंगल भी अपने को चाहिए,
इतना डिबेट हो गया है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा तो फाई एंगल ले लो इसको। मान लो कि थीटा तो वो था सर, यहाँ 90 डिग्री था, पाई ले लो। इतना डिबेट हुआ। अब आप देखो इसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जाएंगे तो यहाँ भी इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जाएंगे, तो इसका मतलब इसका सेंटर यहाँ कहीं है। ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा। तो यहाँ भी आप देखो ये एंगल कितना मिलेगा आपको, ये फाई एंगल मिलेगा ना। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो ये सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया है ना हम लोगों ने, तो फिर ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होता है, पाई होता है ना। ये एंगल कितना है यहाँ देखो, ये एंगल 180 माइनस पाई होगा ना। इसका मतलब 180 माइनस पाई होगा ना। तो फिर ये कितना होगा, फाई तो एंगल मिलेगा आपको। और ये फाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ओमेगा इंटू टी ना। या इस केस में ओमेगा डायरेक्ट वही लिख सकते हो आप, क्यू बी बाई एम इक्वल टू ओमेगा है। तो ओमेगा अगर आपको मिल गया तो टाइम टाइम नहीं बता सकते, तो फाई कैसे निकालें, क्योंकि डी पता है, आर पता है। आर क्या होगा इस केस में, यहाँ से निकालोगे एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि बी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो आर के इक्वल टू, आर की वैल्यू होगी एम बी बाई क्यू बी। तो आप देखो यहाँ से, इस पर देखो ये डी है कि नहीं, और ये पूरा आर है। तो आप क्या लिखोगे, डी बाई आर इक्वल टू साइन फाई या साइन ओमेगा टी। तुम्हारे पास में ओमेगा आपको पता ही है, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा टी इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाई आर। आर की वैल्यू पता ही है, तो टी इक्वल टू 1/ओमेगा साइन इनवर्स। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी क्यू बी बाई एम बी। और ओमेगा की वैल्यू ये है हमारे पास में, वो भी यहाँ से आई देखो, बी बाई आर करो आप तो आ जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई क्यू बी साइन इनवर्स क्यू बी डी बाई एम बी। इतना टाइम स्पेंड करेगा ये। और ये एंगल ये क्या आ गया, ये डिविएशन एंगल आ गया। ले रहे बात, तो ये क्या हो गया, इसका डिविएशन एंगल आ गया। और ये क्या आ गया, टाइम स्पेंड आ गया। उसने कितना टाइम उसमें गुजारा है वो मिल गया। बात समझ में आई? लिख लो इसको। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? हाँ सर। सर हाँ सर। ये लिख लिया।
सर वो पाई वाला पार्ट एक बार वापस समझाएंगे सर, पाई इज इक्वल टू ओमेगा टी कैसे आया, नहीं समझे। पाई इक्वल टू ओमेगा टी कैसे आया? हाँ सर, वो ये पार्ट तो नहीं समझ में समझा। आया नहीं कि पाई कैसे आया। पाई जो इधर मैं बोल रहा हूँ पाई वहाँ कैसे है, वो तो समझ में आ रहा है ना आपको, ये पाई। हाँ सर, वो डेविएशन का समझा है बस, वो पाई इक्वल टू हाँ तो ओमेगा टी का। एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो फिर, हाँ सर। और अल्फा यहाँ जीरो है, तो ये वाला इक्वेशन होती है ना हमारे पास में, पाई इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। याद आ रहा है काइनेमेटिकली इक्वेशन? हाँ सर। यहाँ अल्फा क्या है, जीरो है, 0। तो पाई हाँ क्या सर। हो गया? अभी थैंक यू क्लियर सर। है? हम्म। हो गया है। दूसरा केस, अगर मान लो डी ग्रेटर देन आर है, अगर ग्रेटर देन आर है तो उस केस में क्या हो जाएगा देखो। ये डी है और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है यहाँ। तो मान लो यहाँ से चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो डी तो ज्यादा है आर के कंपैरिजन में, क्या करेगा ये सेमी सर्कल बना के डायरेक्शन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा और वापस इसी पहले वाले रीजन में आ जाएगा। कितना डिवेट हो गया इस केस में, पाई। तो टाइम स्पेंड कितना हो गया, 183। तो हाँ, तो टी बाई टू सीधा सीधा आ गया है, यानी कितना हो गया, ऊपर निकाल ही लिया था हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, ये था ना भाई टाइम, 2 पाई m/क्यूबी, इसका आधा, यानी कितना टाइम लगेगा, पाई m/क्यूबी, इतने टाइम में वापस आ जाएगा। और कितना डिवेट हुआ है, पाई एंगल डिवेट हो गया, क्योंकि वापस उसी रीजन में चला गया जहां से वो आ रहा था। ये बात समझ में आ गई सबको, है ना? हाँ हाँ सर। तो चलो, ये तो था कि मतलब परपेंडिकुलर ये जाके एंटर कर रहा है, मान लो किसी एंगल पे जाके एंटर किया तो क्या होगा, तो इस केस में लेकिन मैं भला ऐसा भी बता सकता है कि वो इतनी विड्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, तो कंडीशंस और भी देगा, लेकिन मैं अभी जो केस ले रहा हूँ उसमें क्या है कि इस साइड से लेकर इन्फिनिटी तक मैग्नेटिक फील्ड है और वो किसी एंगल पे मान लो एंटर करता है, तो क्वेश्चन कर लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है हमारे पास में तो, है ना? चलो क्वेश्चन करते हैं देखो। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन देखिए आप, एग्जाम्पल 21 देखो, इसमें कह रहा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मास m enters into uniform magnetic field with velocity v as shown in the figure. There is no magnetic field due to field to the left of pq. pq लाइन के इधर लेफ्ट साइड में कोई फील्ड नहीं है, केवल pq के इधर से यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक मैग्नेटिक फील्ड है। तो पूछ रहा है कि टाइम स्पेंड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इम्पल्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। इम्पल्स और मैग्नेटिक फोर्स, साथ में फोर्थ पॉइंट एवरेज फोर्स कितना लग रहा होगा इसको, वो भी फाइंड करेंगे। एवरेज फोर्स क्या होगा,
तो काफी एक क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एवरेज फोर्स कितना होता है, तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फिर इसका नेगेटिव लूंगा मैं। अगर चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव वाला मैं बता देता हूँ, नेगेटिव वाला आप लोगों से करवाएंगे। तो मैं पहले फिगर ये सब बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। एग्जाम्पल 21 की मैं बात कर रहा हूँ। ये लाइन है, पी क्यू लाइन यहाँ दिया है। और यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड इसने लगा रखा है इधर, जो कि इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ से लेकर प्लस एक्स एक्सिस, है ना। ये बात कर तो यानी इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। ये यहाँ से एंटर किया है इसने, तो ये वी है, और ये एंगल यहाँ थीटा दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है। चार्ज पार्टिकल क्यू दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ है। तो कह रहा है कि टाइम स्पेंड बताओ, इम्पल्स और मैग्नेटिक फोर्स बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल इन द मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये सब बताओ। तो मास वास सब दिया हुआ है, इसका क्यू चार्ज सब दिया है। ठीक है, यानी ये तो पी क्यू लाइन है, और ये जो पार्टिकल जा रहा है इस पे चार्ज क्यू है, मास एम है। यहाँ से जैसे एंटर करेगा इसकी वेलोसिटी तो इधर है ना, लेकिन हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है लेकिन इसकी वेलोसिटी इधर है। तो आप देखो इसको फोर्स किधर लगेगा, इसको फोर्स इधर लगेगा, यानी यहाँ जो फोर्स इसको लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते ही इधर लगेगा इसको। ये पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे जाएगा ना, तो ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ इसको फोर्स जो इधर लग रहा है, यानी इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो 90 डिग्री एंगल होगा ना, तो जब ये बाहर आएगा तो भी इसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, तो सिमेट्रिक बनेगा। तो ये अगर ये एंगल थीटा है 90 है, तो 90 माइनस थीटा कितना मिलेगा ये वाला, क्योंकि 90 है तो 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो फिर एंगल कितना मिलेगा आपको, 2 थीटा। और ये एंगल वापस से क्या मिल जाएगा, थीटा, सिमेट्री से ऐसे मिल जाएगा अपने को थीटा। और ये स्पीड क्या हो जाएगी, v। तो इसने का टाइम स्पेंड तो 2 थीटा मिल गया। ये घूम के जब जाएगा तो 2 थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ, ओमेगा इंटू टी के। और इसका ओमेगा तो वही मिलेगा, आप निकालेंगे तो क्यू बी बाई एम इंटू टी। तो टी इक्वल टू क्या हो गया, 2 थीटा एम बाई क्यू बी। बस ध्यान ये रखना है कि थीटा किस में लेना है, रेडियन में लेना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। थीटा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। तो इसका एक तो ये आ गया, टाइम स्पेंड आ गया, कितना डिस्टेंस, लेंथ, लेंथ कितना चलेगा। तो लेंथ कैसे निकालोगे, इसके रेडियस आर है, आर कहाँ से निकालोगे, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू बी बी। तो आपको यहाँ से आर मिल जाएगा एम बी बाई क्यू बी। और हमें मालूम है कि रेडियस इनटू प्लेन एंगल इक्वल टू क्या होता है, ये लेंथ होती है, यानी ये भी आ गया। आर आपको पता ही है कितना हो गया, 2 थीटा इंटू एम बी बाई क्यू बी, ये लेंथ आ गई उसकी। यानी ये जो आर्क बनाया है, इस आर्क की लेंथ ये आ गई। अब उसने ये कहा अपने से कि क्या बताओ, अच्छा टाइम मिल ही गया, और ये भी बताओ कि इम्पल्स कितना लगाया। इम्पल्स का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, यानी हमें मालूम है इम्पल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो लीनियर इम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं हम लोग। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो फाइनल मोमेंटम, उसके पहले इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे, तो आप देख रहे हो कि ये इधर जा रहा है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है। यानी इसका क्या हो जाएगा, एम इन टू फाइनल इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे ना, तो क्या लिखोगे, वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे, क्या लिखोगे, एम, यहाँ भी देखो एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, तो माइनस बी साइन थीटा आई कैप प्लस बी कॉस थीटा जे कैप। समझ में आ रहा है ना। यहाँ भी देखो इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल मिल रहा है,
उसी तरह यहाँ इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल मिल रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा पी वेक्टर इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, -2mv साइन थीटा आई कैप ना, बाकी तो कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया हमारे पास में इम्पल्स, इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, और इसी इम्पल्स में मैंने कहा एवरेज फोर्स बताओ, तो एवरेज फोर्स यानी एफ एवरेज डेल्टा टी, ऐसा करते हैं। एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास में टी दिया हुआ है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर एंटर किया था, टाइम कितना लगा टी, तो डेल्टा टी आ गया। तो एफ एवरेज वेक्टर कितना आ गया यहाँ, तो एफ एवरेज इक्वल टू आ गया -2mv साइन थीटा इंटू डेल्टा टी आई कैप, और डेल्टा टी की वैल्यू वहां से रखेंगे, तो -2mv साइन थीटा डिवाइड बाई ये जो है ये डेल्टा टी है, कितना आ गया 2 थीटा एम इंटू क्यू बी, तो एम से तो एम कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया एफ एवरेज इक्वल टू माइनस, ये आई कैप है। इसका एक और तरीका बताऊंगा मैं आपको लिखने का भी, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया और एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस क्यू वी बी बाई थीटा साइन थीटा आई कैप, ये एवरेज फोर्स आ गया, ऐसे लिख सकते हो। या हमने कॉन्सेप्ट सीखा था काइनेमेटिक्स में एवरेज एक्सेलरेशन का, अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या लिखा था, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाय t फाइनल माइनस v इनिशियल लिखा था, याद आ रहा है। इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये f एवरेज फोर्स आ गया, और ये क्या देखो, ये एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, ये तो लिखा मैंने, यानी अगर इसको देखोगे तो क्या आ गया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ना, डिवाइड बाय क्या आ गया डेल्टा टी, तो ये क्या आ गया डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी, वही तो लिखा था मैंने, देखो याद आ रहा भाई। तो ये क्वेश्चन हाँ पूछा सर। जाता है कि एवरेज फोर्स कितना लग रहा है, तो एवरेज ऑन एवरेज फोर्स यार, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट इस तरह से रहेगा, ये लिख लो। अब आपको करना है कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा, सेम यहीं से एंटर कर रहा है, लेकिन चार्ज नेगेटिव, बाकी सब ये चीजें फाइंड करनी है, उसकी आर्क लेंथ, टाइम स्पेंड और एवरेज फोर्स, डिफरेंस होता है, और एक है ना, और इम्पल्स। सर नीचे का दिखाएं ना थोड़ा। सर
क्लियर? लिख लिया नहीं आप लोगों ने? हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन है, ये करो। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये पी क्यू लाइन है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो एंटर कर रहा है। इसका मास एम है, इसकी स्पीड भी है, और ये ऐसे एंटर कर रहे हैं। तो सेम जो उसमें फाइंड किया उसमें भी फाइंड करिए। और ये जो एंगल है ये थीटा है। मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में करिए इसको।
हो गया क्वेश्चन? हाँ सर। देखो कैसे करेंगे, जिनसे नहीं हुआ देखते हैं। हमारे पास में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो आप तो ऐसे समझो कि मान लो प्लस ही होता तो इसको फोर्स उधर लगता ना, लेकिन माइनस होने की वजह से क्या होगा, इसको फोर्स इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या होगा, देखो F फैक्टर इक्वल टू क्यू V क्रॉस B होता है ना, लेकिन आप यहाँ माइनस लगाओगे ना इस पर। माइनस लगाते आप इसको क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो क्यू B क्रॉस V वेक्टर लिख सकते हो ना। तो आप देखो कि B किधर है, नीचे है, और B किधर है, इधर है। इसका मतलब B नीचे है तो इसको फोर्स किधर लग रहा, इधर लगेगा ना, है ना भाई। B नीचे है और B इधर है, तो ये नीचे फिंगर्स ऐसे गए तो इसको फोर्स किधर लगा, इधर। यानी इसका मतलब है कि इसको फोर्स किधर लग रहा है, इधर लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे घूमेगा, मतलब ऐसे घूमता हुआ यहाँ आएगा ऐसे, और इधर जाना चाहेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेंटर इस केस में इधर हुआ ना, और ये यहाँ से एंटर किया था ऐसे, और यहाँ से ऐसे बाहर जाना चाहेगा। तो आप यहाँ देखो, हमारे पास में एंगल तो ये वाला था ना, ये थीटा था, ये एंगल भी तो थीटा होगा। तो अल्टीमेटली ये एंगल कितना मिलेगा आपको, 2 थीटा। लेकिन अल्टीमेटली तो चला तो ये वाला पार्ट है ना, यानी जो एंगल वो चलेगा वो तो 2 पाई - 2 थीटा लोगे ना, और ये इक्वल टू ओमेगा टी हुआ ना। और ओमेगा क्या हो गया, क्यू बी बाई एम, तो टाइम स्पेंड आ गया हमारे पास। तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई - 2 थीटा एम बाई क्यू बी ना। ये हमारे पास में टाइम स्पेंड आ गया। ओके। और ये भी आ गया कितना डिवेट हुआ रहा, मतलब कितना एंगल है ये, तो ये आ गया। आर्क लेंथ भी पूछ रहा है, तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा इस केस में, तो वो हो जाएगा आर इंटू एंगल, यानी 2 पाई - 2 थीटा। और हमें मालूम है इस केस में आर भी वही मिलेगा जो पहले था, तो एम बी बाई क्यू बी, यानी हो जाएगा एम बी बाई क्यू बी 2 पाई - 2 थीटा। ये आर्क लेंथ आ गया। इसने कहा इम्पल्स भी बताओ, इम्पल्स भी बता देंगे, क्योंकि ये एंगल कितना निकलेगा इसको आगे ले जाओ। ये एंगल थीटा है, उसी तरह ये एंगल थीटा है, इसकी वेलोसिटी दर भी है ना। तो v इनिशियल पहले निकाल लेते हैं। v इनिशियल क्या लिखोगे आप, v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा, सॉरी ये हो जाएगा j कैप। और v फाइनल के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा j कैप।
है ना, क्योंकि एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। इसी तरह इसका एक इनिशियल में एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। तो हमारे पास इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये p इनिशियल आ गया, इसको भी m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये p फाइनल आ गया। इम्पल्स क्या होगा यहाँ, चेंज इन मोमेंटम, यानी p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो वो तो अल्टीमेटली कितना आ गया, -2mv साइन थीटा आई कैप। और यही इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी हमारे पास में डेल्टा टी तो है, यानी एफ एवरेज इक्वल टू आ जाएगा -2mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई -2 थीटा m बाई क्यू बी, ये हो जाएगा आई कैप। बस ये आ गया, और क्या सॉल्व कर लेंगे, तो एफ एवरेज भी आ गया हमारे पास में। इस तरह से करना है, लिख लो इसको भी। तो ये ऐसे घूम के आएगा, यानी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। लिख लिया, हाँ सर। तो इस तरह से करेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अच्छा, जो भी अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल हैं ना 21 तक, एम्पियर सर्किट लॉ वाले एग्जाम्पल्स को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं, वो मैं डिस्कस कर लूँगा या तो मैं बता दूंगा कौन कौन से करने हैं, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ठीक बता, है सर। नेक्स्ट हमारे पास में जायरो मैग्नेटिक रेशियो। दरअसल ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो क्या होगा अभी बताते हैं, देखो। तो मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल में, पहले एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। और यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, उसको याद रखना है अपने को, और कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो भी आपको समझाऊंगा। तो चार्ज पार्टिकल है, उसका जायरो मैग्नेटिक रेशियो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल है जो इस सर्कल में घूम रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, केवल ये चार्ज पार्टिकल है। क्यू चार्ज पार्टिकल है जो 20 स्पीड से जा रहा है, इसका मास m है, और इसकी ये जो रेडियस r है, पार्टिकल है, इसका मास m है। यानी जहां चार्ज है वही मास है, यानी पार्टिकल है ना ये, तो इस सर्कल में घूम रहा है, ओके। तो सर्कल में अगर ये घूम रहा है
तो पहले क्या करेंगे देखो, इसकी वजह से मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड बता सकता हूँ मैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, हमारे पास कॉन्सेप्ट था बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट क्यू बी वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ देखो वी और आर के बीच में, क्योंकि आर वेक्टर तो ये होगा नहीं इसका, क्योंकि पार्टिकल से आर वेक्टर देखा जाता है, ध्यान हो तो आपको। तो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस आर कैप, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। इसको देखते हो, क्योंकि वी उधर है और आर इधर है, तो वी क्रॉस आर, यानी इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बाहर की तरफ हुआ। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। तो म्यू नॉट क्यू वी साइन 90 होगा ना, डिवाइडेड बाई डायरेक्ट मुझे मिली गई 4 पाई आर स्क्वायर, यानी हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट क्यू वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसको थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा आगे की बात करेंगे अब इसको। तो ये तो हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हमें मालूम है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई आर बाई वी, ये टाइम पीरियड होगा कि नहीं, यानी इसको अगर देखा जाए तो 2 पाई बाई ओमेगा ही तो लिखेंगे हम लोग, है ना, यही बात है। इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, म्यू नॉट क्यू बाई 2 आर को अलग कर लूं मैं, और यहाँ क्या कर दूं, वी बाई 2 पाई आर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। आप यहाँ से रिलेट करो इसको, क्या हो रहा है देखो। तो देयर फोर बी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट क्यू बाई 2 आर, ये क्या मिलेगा, 1/t मिलेगा। यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं, म्यू नॉट क्यू बाई टी बाई 2 आर। आपको वापस जाइए रिंग के केस में, रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिला था मुझे, एक ही रिंग की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 आर मिला था। तो अगर मैं इसको कहता हूं कि ये इफेक्टिव करंट है, मान लो ये क्या हमारे पास में इफेक्टिव करंट है, मान लो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब हमारे पास में Q/2 को क्या लिखेंगे हमेशा हम लोग, या Q/F, या Q/T। टी को क्या लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं टी को, मतलब 1/t को क्या लिखोगे आप, ओमेगा/2 पाई, ऐसा लिख सकते हो ना। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव करंट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, Q/T इफेक्टिव करंट आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अगर Q/2 इफेक्टिव करंट है तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या लिखते हैं हम लोग, N/I/A, लेकिन यहाँ N तो 1 ही है। I क्या लिखोगे इस केस में, Q/T, एरिया क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये हो गया हमारे पास में, यानी M इक्वल टू क्या आ गया, Q/r² /t। ये इस चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसा लिखा जा सकता है। ये लॉजिक समझ में आया पहले तो, हाँ सर। हाँ है सर। ना, पहले लिख लो इसको। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू मूविंग चार्ज इन अ सर्कल।
लिया है सबने? हाँ सर। हाँ सर। अब हमारे पास में m मिल गया, इसी चार्ज पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा देखो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ सर्कल, एल इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई डैश ले लेता हूँ मैं, इनटू ओमेगा ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा होगा कि नहीं होगा, याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, आई डैश इंटू हाँ ओमेगा सर। रहा है, हाँ सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब एम बाई एल का जो रेशियो है, एम बाई एल का जो रेशियो है इसी को बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। यानी एम की वैल्यू क्या है यहाँ, क्यू पाई आर स्क्वायर, क्यू पाई आर स्क्वायर बाई टी डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, यानी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू बाई 2m ओमेगा, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी लिख सकते हैं। मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई तो था ही से यहाँ, तो 2 पाई बाई टी को क्या लिखते हैं, ओमेगा, यानी क्यू बाई 2m ओमेगा बाई ओमेगा, ये तो 1 हो गया। इसका मतलब m बाई एल का रेशियो होगा q बाई 2m, और इसको हम बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। और ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, लेकिन कंडीशन क्या है वो भी समझ लेते हैं। पहले आप ये लिख लो, लिख लिया। हाँ सर। हो गया। है ना। अब यहाँ देखो, ये कहाँ का आप अप्लाई कर, कहाँ का लगा सकते हो, देखो तो अभी मैंने क्या कहा, पॉइंट मास, है ना, पॉइंट मास भी है, पॉइंट चार्ज भी है। तो जहां चार्ज रखा है वहीं मास रखा है, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमने हॉलो स्फीयर लिया, तो हॉलो स्फीयर को जब आप चार्ज दोगे तो सारा सरफेस पे चार्ज होगा, और मास भी सरफेस पर ही होगा। उसका m बाई एल का रेशियो q बाई 2m लिख सकते हो आप डायरेक्ट। लेकिन अगर मान लो सॉलिड स्फीयर है, मान लो मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में है और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है,